हे गाइस, इट्स व्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और सबसे पहले तो यार आई एम सॉरी भाई, लाइक दोनों गिव अवे के जो रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा डिले हो गए। लेकिन भाई थोड़ी सी यार तबीयत का थोड़ा सा ऐसे हिसाब था। लेकिन भाई इस एपिसोड के अपलोड होने से पहले ही जो दोनों गिव अवे के रिजल्ट है वो मेरे इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। तो डू मेक श्योर क्या तुम में से जो जीते सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन लंडइयो, और मेरे को डीएम कर देना। और बाकी के जितने भी हैं जो जा रहे हैं और नहीं जीतेंगे, तुम भी डीएम कर देना, हम दोनों साथ में मिलकर चूड़ी तोड़ेंगे। क्योंकि देखो यार, मेरे को भी लाइक मैं तो ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, मेरे को आज तक नहीं मिला, जबकि मेरा सबसे पहले कमेंट होता है और पिन कमेंट होता है, फिर भी नहीं मिला यार। हद तो गई भैंस चोद। लेकिन ठीक है, डेफिनेटली यार हम एक गिव अवे और करने वाले हैं, एक गिव अवे और बाकी है और वो भी हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अपनी पहली अपडेट की, जो कि आती है हमारे बड़े भैया से। अब देखो यार, मैनचेस्टर डर्बी की हमने बात करी, जब हारे थे हम तो किस तरीके से यहाँ पर स्लैंडर किया गया था, चाहे हम एरिक टेन हैग की बात करें, चाहे हम यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करें। इन जनरल कहीं ना कहीं हमको एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी या फिर एक तरीके से कहें कि तितर बितर होते हुए बिखरता हुआ दिखा था, जो कि एरिक टेन हैग अपना एक विनिंग स्ट्रिक बना रहा था। अब यहाँ पर यूरोपा की बात करें तो ठीक है, डिस्पाइट द फैक्ट कि यहाँ पर यूनाइटेड ने ओमोनिया को हरा दिया, लेकिन कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी हेडलाइन थी वो ये थी कि रोनाल्डो एक बार फिर से गोल स्कोर करने में अनसक्सेसफुल रहा। ऐसे में अगर हम आफ्टर मैच की बात करें तो तुमको तो पता ही है फिर क्या होगा। अब हमारे जो फुटबॉल के पत्रकार पोपट लाल डंकन कासल, उनकी बात करें दुनिया हिलाते रहेंगे, उन्होंने यहाँ पर अपनी एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में, मतलब प्रीमियम रिपोर्ट, आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा उस रिपोर्ट को पढ़ने के लिए। उन्होंने यहाँ पर इस रिपोर्ट में ये लिखा कि रोनाल्डो एक तरफ जा रहा है और एरिक टेन हैग की मैनचेस्टर यूनाइटेड एक तरफ जा रही है। इस समय कहीं ना कहीं रोनाल्डो एरिक टेन हैग की टैक्टिक्स के साथ अपने आप को बिल्कुल भी अब एक लाइन में नहीं देखता। और ऐसे में कहीं ना कहीं हमें मान सकते हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के ट्रेनिंग कैंप में एरिक टेन हैग वर्सेस क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहीं ना कहीं एक प्रॉक्सी वॉर होती हुई दिख रही है, और ये चीज काफी ज्यादा बुरी है। चूतिया बात है। देखो मेरे को नहीं पता कि इसमें क्या क्रेडिबिलिटी है, इसमें क्या सच्चाई है, लेकिन जितना मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, डेफिनेटली यार आई थिंक ही इज अ जर्नलिस्ट और वो वहाँ पर है। लेकिन स्टिल जितना यहाँ पर पब्लिक समझ पा रही है, जितना यहाँ पर पब्लिक देख पा रही है, और जितना हम एरिक टेन हैग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहे हैं, देखो खुद एरिक टेन हैग ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर रोनाल्डो नहीं खेल रहा तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैप्पी है। लेकिन एक चीज़ है, जिस तरीके से रोनाल्डो की ट्रेनिंग से फोटोज आ रही हैं, वीडियोज आ रही हैं, ही इज डैम हैप्पी, काफ़ी ज़्यादा खुश है भाई। इसमें कोई मतलब, और देखो मेरे को कोई सेंस नहीं लगता इस चीज में कि हाँ अक्टूबर में आके रोनाल्डो वर्सेस एरिक टेन हैग की कोई प्रॉक्सी वॉर होने वाली है, और एटलीस्ट टैक्टिक्स पे होने वाली है। क्योंकि मेरे को लगता है कि जहां तक रोनाल्डो का भी एक फील्ड ट्रांसफर का सिस्टम रहा था, जहां पर वो अपने ट्रांसफर को मटेरियलाइज नहीं कर पाया था, वहीं एरिक टेन हैग भी कहीं ना कहीं अपने आप को एक एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज प्लस कहीं ना कहीं स्टबन होता हुआ दिख रहा है। वैसे हाँ, उस रिपोर्ट में एक स्टबन वर्ड भी यूज किया गया था कि रोनाल्डो एरिक टेन हैग को स्टबन मानता है, और ये मानता है रोनाल्डो की एरिक टेन हैग जस्ट बिकॉज कि उसका जो सिस्टम था वो एक्स में काम कर गया, जरूरी नहीं है कि वो यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड में भी काम करेगा। देखो उसके रिगार्डिंग मेरा सिंपल सा ओपिनियन है कि अगर ऐसा होगा भी तो उसका कोई पर्पस नहीं होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मतलब इन केस अगर 5-10% ये हो भी जाए सच, एक बार मान भी ले कि इसमें थोड़ी सी भी सच्चाई है, तो मेरे को लगता है कि इतनी इसका कोई पर्पस ही नहीं है। इसका ना ही रोनाल्डो को फायदा मिलने वाला है, इसका ना एरिक टेन हैग को फायदा मिलने वाला है, और ना ही मैनचेस्टर यूनाइटेड को। और जब किसी इसमें कोई फायदा ही नहीं है तो एक्चुअली में होगा भी नहीं। कंसिडरिंग द फैक्ट कि रोनाल्डो का जो पूरा फोकस है वो कहीं ना कहीं अपनी मैच फिटनेस पे, मैच शार्पनेस पे, और जस्ट भाई 1 महीने के आसपास अब बचे हैं सिर्फ वर्ल्ड कप को, और ऐसे में रोनाल्डो को मेंटली फिजिकली प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर होना पड़ेगा। सही, अगर हम एरिक टेन हैग की हम बात करें तो डिस्पाइट द फैक्ट कि एरिक टेन हैग यहाँ पर रोनाल्डो को नहीं खिला रहा है, लेकिन एरिक टेन हैग रोनाल्डो के ऊपर पूरा वोकल है और सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बढ़िया तरीके से आंसर कर रहा है, और लग रहा है कि डिप्लोमेटिक है, चूतिया एक टाइम पे बना रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम उसको पता भी है कि इट्स एन एलएल सिचुएशन। आप रोनाल्डो को बेंच पे बिठा के आप चौड़ में तो नहीं आ सकते कि मैं रोनाल्डो को बेंच पे बिठा रहा हूँ बिकॉज वो मेरे सिस्टम में नहीं खेल पाएगा। यू हैव टू बी डिप्लोमेटिक एट टाइम्स, जिसके लिए मैं एरिक टेन हैग को एक्चुअली में थोड़ा काफी हद तक सही मानता हूँ। तो इस रिपोर्ट्स में तो मेरे को कोई तुक लगी ही नहीं। खैर, अगर हम बात करें रोनाल्डो के ट्रांसफर की गैलेक्सी की, तो उसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट्स बना दिया है, तो वो भी इस एपिसोड के बाद 1-2 घंटे बाद अपलोड हो जाएगा। वहां पर भी मैंने इस पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर किया कि जनवरी ट्रांसफर विंडो में आगे क्या होने वाला है। भाई नवंबर है, दिसंबर है, और उसके बाद मतलब 2-2.5 महीने और बीच में वर्ल्ड कप है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा डिसीजन लाया करता है कि रोनाल्डो की आगे क्या पाथ होने वाला है, और यूनाइटेड किस तरीके से अपने आप को किस सिचुएशन में देखती है और आगे क्या डिसाइड करने वाली है।
लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं एक सबसे बड़ी अपडेट की आज की, और वो आती है पर जूड बेलिंगम की। अब देखो 2023 की हम बात करें तो डिस्पाइट द फैक्ट कि आई थिंक द हेडलाइन वुड बी द लियोनेल मेसी FC बार्सिलोना का प्लेयर बनेगा, या फिर कहीं ना कहीं वो PSG में अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल करते हुए दिखेगा। और कहीं ना कहीं इस समय अगर बार्सिलोना एग्रीगेटर्स की हम बात करें, क्रिएटर्स की बात करें, तो वो लगे पड़े हैं इस समय। मतलब एक टाइम पे हमको ऐसा लगता है कि अगर रेलेवो को वो यहाँ पर कोट कर रहे हैं तो ये बोलता है कि यस PSG में वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पर ये चीज़ होता है कि जावी के पास ऑलरेडी टैक्टिक्स प्रिपेयर्ड है। लेकिन कहीं ना कहीं शैडो में जो एक ट्रांसफर है 2023 में, वो बहुत ज़्यादा हाइप्ड अप होने वाला है, और वो है जूड बेलिंगम का। ऐसे में अगर हम बात करें कल टेलीग्राफ की, तो उन्होंने भी अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में इट्स अ नाउ और नेवर वाला कोट यूज किया है कि रियल मैड्रिड ने एक ऐसा ऑफर प्रिपेयर करा है बेलिंगम के लिए जिसको वो कभी मना ही नहीं कर सकता। और सेम कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि पिछले 1-2 दिन में यही डेवलपमेंट मार्सा भी करता हुआ आ रहा है। अब देखो मार्सा को तो मैं इतना हाईली रेट नहीं करूंगा डिस्पाइट द फैक्ट कि वो यहाँ पर स्पेनिश है, लेकिन अगर टेलीग्राफ की हम बात करें तो यहाँ पर उन्होंने काफी अच्छे से इस चीज को एक्सप्लेन करा है। सबसे पहले तो तुमको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जूड बेलिंगम के परस्यू में रियल मैड्रिड अब इसलिए भी काफी ज्यादा सीरियस है क्योंकि अब उनको इस चीज से परवाही नहीं है कि क्या टोनी क्रूज का या फिर लुका मॉड्रिच का कोई डायरेक्ट रिप्लेसमेंट जूड बेलिंगम मैच करता है या नहीं करता। उनको जूड बेलिंगम चाहिए, बस चाहिए। जूड बेलिंगम इज एवरीथिंग रियल मैड्रिड को अपनी यंग मिडफील्ड में चाहिए, और ऐसे में रियल मैड्रिड उसको मतलब चाहे पैसों की बात हो कोई दिक्कत नहीं है। जूड बेलिंगम जितनी सैलरी मांगने वाला है, मतलब ऑफ कोर्स जो कि लेजिट, फेयर और अफोर्डेबल हो, वो यहाँ पर रियल मैड्रिड प्रेजेंट कर देगी। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें कार्लो एंसेलोटी के टीम टैक्टिक्स की, तो वो भी जूड बेलिंगम को काफी ज्यादा हाईली रेट करता है। अच्छा, वैसे एक चीज बताओ, एक अच्छी चीज ये भी लगी कि हाल ही में कार्लो एंसेलोटी ने अर्लिंग हालैंड पे कमेंट करने से मना कर दिया, जो कि काफी ज्यादा सही है। मतलब काफी ज्यादा सही है डिस्पाइट द फैक्ट कि मतलब आप अभी किसका सिचुएशन हुआ था, आई थिंक हाँ, जैसे लियोनेल मेसी के रिगार्डिंग सिचुएशन हो रहा है कि PSG वाले बिल्कुल भी खुश नहीं है कि बार्सिलोना बार बार लियोनेल मेसी के बारे में बात कर रहे हैं। और अगर हम किलियन एम्बापे वाले की बात करें तो वहां पर भी काफी ज्यादा मतलब इस चीज में लड़ाई होगी थी कि PSG को यह भी पसंद नहीं है कि मैड्रिड वाले किलियन एम्बापे के बारे में क्यों कह रहे हैं। तो ठीक है, वो तो चलो फिर भी हम 7-8 महीने की बात कर रहे थे, लेकिन अर्लिंग हालैंड की बात करें तो 3-4 साल आगे की बात कर रहे हैं हम। 2-3 साल अगर आगे की बात करें तो अभी से इस चीज़ पे कोई भी इनपुट देना काफ़ी ज़्यादा मतलब मेरे को लगता है कि सेंसलेस रहेगा। लेकिन अगर जूड बेलिंगम की हम बात करें तो जूड बेलिंगम को यहाँ पर एक यंग गैलेक्टिको का हम टैग दे सकते हैं। लेकिन टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, रियल मैड्रिड के लिए ये जो जर्नी होने वाली है कोई ईजी तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली। ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ पर चेल्सी भी है, क्योंकि तुमको पता है एनगोलो कांटे के रिगार्डिंग जो सिचुएशन है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हुई दिख रही है। और ऐसे में वैसे कहीं से खबर आई थी कि एनगोलो कांटे एक्चुअली में लंदन में ही रहना प्रेफर करेगा और आर्सेनल और स्पर्स ये वो हो सकती हैं, बट स्टिल मेरे को नहीं लगता कि आर्सेनल जाएगी एनगोलो कांटे के लिए। बट एनगोलो कांटे के लिए देखो यार, कांटे इज कांटे, ठीक है, कांटे को आप रिप्लेस नहीं कर सकते। तो एट दी एंड मैं ये मानता हूँ कि या तो चेल्सी चली जाएगी या फिर कहीं ना चेल्सी वापस उसको रिन्यू कर लेगी उसके टर्म्स पे, या फिर तुमको पता है कि देखो PSG वगैरह जैसे बड़े क्लब्स तो हैं, क्या पता है यहाँ पर बार्सिलोना मेरे को रियल मैड्रिड का कोई चांस यहाँ पर ज्यादा लगता नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चेल्सी भी है, देन अगेन मैनचेस्टर सिटी भी है, और उसके बाद अगर लॉन्ग लास्टिंग अगर हम एवरग्रीन एडमायरेशन की बात करें तो यहाँ पर लिवरपूल भी है। लेकिन कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड इस चीज में काफी ज्यादा ऑफेंसिव है और एग्रेसिव जा रही है, और ऑलरेडी अपने जो ऑफर्स हैं वो प्रिपेयर करते हुए दिख रही है। प्लस यहाँ पर डॉर्टमुंड के साथ की अगर हम बात करें तो रियल मैड्रिड के रिलेशंस भी काफी ज्यादा अच्छे हैं, जो टॉप हायरार्की की हम बात करें। तो अभी के लिए ये चीज तो कंफर्म है कि जूड बेलिंगम गैरेथ साउथगेट के प्लान्स में तो है, तो वर्ल्ड कप तो जा रहा है। ऐसे में उसका जो 88 से 100 मिलियन का जो प्राइस टैग है वो मेरे को 120-130 बहुत आराम से जाता हुआ दिख सकता है। जिस तरीके से मैं रियल मैड्रिड के अप्रोच को देख रहा हूं वो सेम चुआमेनी वाले अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं, चाहे हम कामाविंगा वाला बात करें। अब कामाविंगा में तो फिर भी हमने कहीं ना कहीं थोड़ा सा शैडो करा था, लेकिन चुआमेनी में हमने, क्योंकि हम बहुत ज्यादा कन्विंस थे, हमने यहाँ पर 20-30 मिलियन दे दिए थे। अब ऐसे में टोनी क्रूज रिन्यूअल को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है, जो कि कार्लो एंसेलोटी ने कहा कि देखो ऑफर तो हो जाएगा, हमने दे भी दिया है, अब वो तो उस पर डिपेंड करता है कि एट द एंड वो रिन्यू करेगा या नहीं करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये चीज तो मान सकते हैं कि अगर टोनी क्रूज के रिगार्डिंग कुछ भी डिसीजन बनता है जो कि रियल मैड्रिड के फेवर में नहीं होगा, तो ऐसे में 20-25 मिलियन एक्स्ट्रा देना रियल मैड्रिड कोई दिक्कत नहीं मानने वाली। तो ये तो चीज कंफर्म होती हुई हमको दिख रही है। लेकिन इसी के साथ यार एपिसोड में आगे जाने से पहले लेट मी थैंक बल्लेबाजी ऐप जिसने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है।
अब देखो यार, अगर तुमको मेरी तरह मैच को बिल्कुल घुस के देखने की आदत है, अगर तुम यहाँ पर प्रेडिक्शन सही कर पाते हो, अगर तुम यहाँ पर मैच में क्या क्या हाईलाइट्स होने वाले वो चीज तुम सही से प्रेडिक्ट कर सकते हो, तो बल्लेबाजी ऐप तुम्हारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग ऐप है। यहाँ पर डेफिनेटली इनके बहुत सारे ऑफर्स चल रहे हैं, चाहे हम अक्टूबर 100 की बात करें, चाहे अक्टूबर 200 की बात करें, यहाँ पर तुमको फ्री टिकट मिल रहा है एक सर्टेन मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट के साथ साथ। तुमको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर अपने तुमको एक टीम बनानी है, तुमको यहाँ पर एक बहुत बड़े लीग्स में भी यहाँ पर एंटर करने का मौका मिलेगा। इसका जो प्राइस पूल है 20,000 रुपए, जिसमें सबको गारंटीड विनर बताया जा रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर इनके एक प्रेडिक्टर पोल भी है कि ज्यादा बकचोदी नहीं करनी है, अपन को ईजी खेलना है। तो तुम यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन का आंसर यस और नो में भी सिंपल एक पोल की तरह दे सकते हो और यहाँ पर अपने रिवॉर्ड्स को जीत सकते हो। कैश प्राइजेस के साथ साथ तुम अगर यहाँ पर जीतते हो तो तुमको एक सीजनल रिवॉर्ड्स भी मिलते रहेंगे। तो डेफिनेटली एक टाइम पे तुम अपने कैश प्राइज भी जीत रहे हो, तुम यहाँ पर रिवॉर्ड्स भी जीत रहे हो। तुमको सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पर बहुत ईजी। अगर जैसे मैं आज की बात करूँ, अगर हम यहाँ पर जर्मनी क्लासिक मैच की बात करें बिटवीन बुंदेसलीगा एंड बिटवीन डॉर्टमुंड एंड बायर्न म्यूनिख, तो यहाँ पर तुमको टीम बनानी है। और जैसे तुम देख सकते हो मैंने यहाँ पर टीम बनाई है अपनी, चाहे हम मैनुअल नॉयर की बात करें जो मेरे को गोलकीपर लगता है वो स्टार्ट करेगा, और तुम यहाँ पर देख सकते हो कि कितने लोग उसको स्टार्ट करवा रहे हैं। साथ ही अगर हम यहाँ पर अटैकर्स की बात करें तो मैंने लेरोय साने, माने और यहाँ पर थॉर्गन हज़ार्ड को चूज करा है। अगर हम यहाँ पर मिडफील्डर की बात करें तो मैंने मूसियाला को चूज करा है, किमिच को यूज करा है, साबित्सर को यूज करा है। और यहाँ पर अगर हम डिफेंडर्स की बात करें तो निकोलस सोले और डिलीट को यूज़ करा है और राफेल गुरेरो को यूज़ करा है। तो ऐसे करके मैंने अपनी स्टार्टिंग लाइनअप यहाँ पर बना दी है और मैं बस होप कर रहा हूँ कि जो मैंने प्रेडिक्शन सेट करी है वो यहाँ पर सही जाए और मैं यहाँ पर बहुत आराम से जीत सकता हूँ। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, डू मेक श्योर कि आप मेरे दिए गए लिंक पे जाके इस ऐप को डाउनलोड करें। लेकिन इसी के साथ अगर बात करते हैं थोड़ी सी बार्सिलोना की, तो भाई बार्सिलोना और एथलेटिको मैड्रिड के बीच में अब कहीं ना कहीं एंटोन ग्रीजमैन को लेके सब सिचुएशन सॉर्ट आउट होती हुई दिख चुकी है। यहाँ पर एंटोन ग्रीजमैन वुड बी अ परमानेंट एथलेटिको मैड्रिड प्लेयर, जो उसमें आई थिंक 20 मिलियन फिक्स्ड है प्लस 4 मिलियन कुछ वेरिएबल्स में है। तो ये काफ़ी सही है। बार्सिलोना और एथलेटिको मैड्रिड काफ़ी टाइम से एक दूसरे के साथ मतलब गुत्थम गुत्थाई चली रही थी, चाहे वो कोर्ट की बात करें चाहे हम बाहर की बात करें। लेकिन फाइनली यहाँ पर बताया गया था कि एथलेटिको मैड्रिड ही जाना था, ग्रीजमैन वाज ऑल सेट। और मेरे को लगता नहीं था कि ग्रीजमैन की बार्सिलोना में इस समय कोई स्पेस है, कोई ज़रूरत है या फिर कोई फ्यूचर है, चाहे कितना अच्छा प्लेयर हो। ठीक है, ये चीज़ तो हम मान सकते हैं। और अगर ग्रीजमैन के रिगार्डिंग हम ट्रांसफर मार्केट में हाइप की बात करें तो देयर वाज अ हाइप। यूनाइटेड की तरफ से हम बात कर सकते हैं या फिर हम यूवे की तरफ से बात कर सकते हैं, लेकिन अभी दोनों ही क्लब अपने सेटल्ड फेस में है और ऐसे में एथलेटिको मैड्रिड उसको एक परफेक्ट चांस दे रही है कि तू यहीं रह के खेल ले। और ये चीज़ काफ़ी सही है, बार्सिलोना के लिए भी काफ़ी सही है यार। उनको अपना इकोनॉमिक मिल गया, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, बट एट द सेम टाइम बार्सिलोना एक तो वेज वो सबसे बढ़िया चीज़ है और दूसरी चीज़ कि आपके पास पैसा भी आ गया। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं थोड़ी सी मैच डे प्रीव्यूज़ की और न्यूज़ की। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम लियो मेसी की बात करें तो लियोनेल मेसी पीएसजी का आज वाला गेम नहीं खेलेंगे। अब जैसे मैंने तुमको बताया था कि जो पिछला मैच हुआ था उसमें लियोनेल मेसी ने खुद यहाँ पर सिग्नल किया था गाल्टियर को कि उस समय जो मसल फैटिक है उसके चलते उसको बाहर ही बैठना पड़ेगा। और ऐसे में वर्ल्ड कप जस्ट अराउंड द कॉर्नर है, तो मेरे को लगता है कि लियोनेल मेसी अगर एक गेम रिकवर करने के लगेगा तो उसको 2 करेगा। क्योंकि भाई देखो ये सबको पता है कि अर्जेंटीना पहले आती है उसके लिए, तो वो नेशनल टीम और इस वर्ल्ड कप के साथ कोई रिस्क नहीं लेने वाला। और ये चीज़ भली बाती पीएसजी भी जानती है और ऐसे में कोई ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर लियोनेल मेसी को आप फोर्सफुली खिलाने वाले हो। इसी के साथ अगर हम यहाँ पर रियल मैड्रिड की मैच की बात करें तो वहाँ पर भी पूरे चांसेस है कि बेंजेमा और यहाँ पर आलाबा को रेस्ट दिया गया है और रॉड्रिगो हमारा एज अ स्ट्राइकर खेलने वाला है। अगेन कोई इंजरी कंसर्न नहीं है, लेकिन जस्ट यहाँ पर अब तुमको पता है अगले 30 दिन में हमारे 10 मैच खेलने वाले हैं। हम क्या सारी टीम यहाँ पर 10-10 मैच खेलेगी, तो ऐसे में करीम बेंजेमा को रेस्ट देना पड़ेगा। इंजरी से भी वापस आया है, बस थोड़ा सा एक सेटबैक मेरे को ये लग रहा है कि अभी तक वो परफॉर्म नहीं किया है ना, मतलब आते ही उसने, ठीक है हम एग्जैजरेट नहीं करेंगे, हम ज़्यादा प्रेशर उस पर डालने की कोशिश नहीं करने वाले। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं अभी यहाँ पर ऑल अराउंड द वर्ल्ड इस समय चल रही है। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं अपनी लास्ट अपडेट की, जो कि आती है यहाँ पर पेप गार्डियोला से। तो भाई जो अर्लिंग हालैंड की परफॉर्मेंस है एंड डिस्पाइट एंड कंसिडरिंग द फैक्ट कि पेप गार्डियोला दोनों अर्लिंग हालैंड को कोच कर रहे हैं और यहाँ पर पास में लियोनेल मेसी को भी कोच कर चुके हैं, तो ये मतलब ऑब्वियस सी बात है। अगर हम इस समय सोशल मीडिया की बात करें तो अर्लिंग हालैंड वर्सेस लियोनेल मेसी, क्या वो उसका 73 गोल्स अ सीजन का रिकॉर्ड तोड़ सकता है? क्या वो 91 गोल्स इन अ कैलेंडर ईयर तोड़ सकता है? ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ पर पेप गार्डियोला ने मेरे हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ कही है। उसने तो पहले तो ये चीज़ कहा कि देखो
हम अर्लिंग हालैंड को मेसी से कंपेयर नहीं कर सकते, हम किसी को भी मेसी से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि मेसी जैसा कोई नहीं है। हर सीजन हम देखते हैं कि कोई ना कोई प्लेयर अच्छा खेलता है और फिर उसको इमीडिएटली मेसी या फिर बड़े बड़े प्लेयर्स मेसी रोनाल्डो इन सबसे यहाँ पर कंपेयर किया जाता है, और ऐसे तो 10-15 फिर निकलते हैं, 10-15 मेसी निकलते हैं और वो फेल हो जाते हैं, लेकिन मेसी सिर्फ एक है। और ये काफ़ी ज़्यादा क्लियर कट था, अच्छा भी लगा मेरे को। हाँ ठीक है, मतलब उसने संभाल लिया, क्योंकि देखो ये अर्लिंग हालैंड पे किसी भी तरीके से कोई टॉन्ट नहीं था, बल्कि उसने ये चीज़ क्लियर कर दी कि अर्लिंग हालैंड इज अ डिफरेंट सेट ऑफ प्लेयर और लियोनेल मेसी एक डिफरेंट सेट ऑफ प्लेयर है, तो इन दोनों को मिक्स नहीं किया जाना चाहिए। तो काफ़ी सही मेरे को लगा, और मेरे को भी लगता है कि आई थिंक मतलब देखो कंपैरिजन इज डिफरेंट, कंपैरिजन एक डिफरेंट होता है, लेकिन उसको फिर आप टॉक्सिक कंपैरिजन प्लस डिबेट में घुस रहे तो ये होके ही रहेगा, वो चीज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाती है। और यहाँ पर पेप गार्डियोला की हम बात करें तो उन्होंने एक अच्छी खासी लाइन खींच दी है। बाकी दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस, आई होप आपको एपिसोड पसंद आया हो। एपिसोड पसंद आता है एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको इस तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।